अभी तक की वीडियो में मैंने पूरा जो धातु वर्ग है उसके बारे में बताया है। सभी धातुओं का अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया गया है। स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, नाग, वंग और यशत धातुएं। अब जो ये धातु वर्ग की जो 7 धातुएं बताई गई हैं, इनके बारे में संक्षिप्त रूप से यानी कि शॉर्ट नोट की तरह, जिससे कि इजी ट्रिक्स के तरीके से ये याद हो सके, उसके लिए शोधन और मारण मैं लेकर के आई हूँ। तो धातुओं के शोधन और मारण के लिए इसमें जैसे सबसे पहले आती है स्वर्ण धातु। पहली बात तो ये जितनी भी जो धातुएं होती हैं, इनका जो शोधन होता है हम निर्वाप प्रक्रिया से करते हैं। निर्वाप यानी कि उसको रख तप करके उसको किसी भी कोई भी ऐसा द्रव्य इसमें कि उसको बुझाना होता है। तो जितना भी शोधन होता है धातुओं का, सब इसी तरीके से होता है सिवाय स्वर्ण धातु के। और जो मारण है, मारण प्रक्रिया में तो पुट दे करके ही भस्म का निर्माण किया जाता है। कुछ अन्य धातु हैं जिसमें कि इसमें जारन से भी सीधे भस्म बन जाती है। तो जो धातु वर्ग है उसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे कि स्वर्ण धातु। स्वर्ण धातु ऐसी धातु है कि जिसमें शोधन के लिए पुट दिया जाता है। अभी तक हमने पढ़ा था शोधन और भी द्रव्य थे, तो शोधन के लिए भावना दे रहे हैं या आवाप कर रहे हैं, निर्वाप कर रहे हैं, तो इस तरीके की प्रक्रिया है। लेकिन जो स्वर्ण धातु है, इसके शोधन के लिए हमें पुट देना होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो स्वर्ण के या स्वर्ण के जो पत्र हैं, जो स्वर्ण धातु के जो पत्र होते हैं, उसके ऊपर क्या करना है हमें, पंचमृत्तिका। पंचमृत्तिका जानते हैं, बालू, मिट्टी और इस तरीके से जो 5 द्रव्य हैं। पंचमृत्तिका के अंदर आने वाले द्रव्यों को क्या करना है, जंबीरी नींबू सौरस के अंदर मिक्स करके या मर्दन करके उसका एक कल्क टाइप यानी कि पेस्ट टाइप बना लेते हैं। और इसमें थोड़ी सी कांजी भी मिला करके, यानी कि पंचमृत्तिका, जंबीरी नींबू और कांजी, इन तीनों को मिला करके एक पेस्ट बना लेंगे। फिर उस पेस्ट को ये जो स्वर्ण के पत्र हैं, इस स्वर्ण के पत्रों के ऊपर क्या कर देंगे, लेप कर देंगे। फिर इन पत्रों को बुझा लेते हैं, सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद में इन पत्रों को सराव संपुट में बंद करके हम गजपुट की अग्नि में, या फिर स्वर्ण धातु है तो कुक्कुट पुट भी दे सकते हैं, तो कुक्कुट पुट की अग्नि में हम इसको पाक करने से क्या हो जाएगी, जो स्वर्ण धातु है ये शुद्ध हो जाएगी। तो स्वर्ण धातु का शोधन द्रव्य क्या हो गया, पंचमृत्तिका। तो इस तरीके से जो स्वर्ण धातु है उसका शोधन बताया गया है। अब है इसके बाद में रजत धातु का। अभी जैसे कि मैंने बताया कि धातुओं का जो शोधन है वो निर्वाप प्रक्रिया से बताया गया है। इसके लिए क्या करना है, वही रजत धातु के क्या लेने हैं, पत्र लेने हैं, यानी कि कंटक भेदी। कंटक मतलब थोड़े से नुकीले टाइप या इस तरीके से कंटक भेदी जो पत्र है उसको लेकर के रक्त तप्त करना है। और क्या करना है, रक्त तप्त करके इसको अगस्य पत्र सोरस उसमें बुझा देंगे। और सेम यही प्रक्रिया जब हम 3 बार करते हैं तो इसको कहा जाता है कि 3 बार बुझाना, और हर बार अगस्य पत्र सोरस जो है वो चेंज करना होता है। तो इस तरीके से रजत धातु को अगस्य पत्र सोरस में 3 बार बुझाने से क्या हो जाएगा, रजत धातु शुद्ध हो जाएगी। तो इसका शोधन, रजत का शोधन द्रव्य क्या हो गया, अगस्य पत्र सोरस। अब इसी तरीके से आगे क्या है, ताम्र धातु। ताम्र धातु के अंदर हमें क्या करना होता है, इसमें हम सेंधर लवण और नींबू, सेंधर लवण हो या फिर नींबू सौरस हो या फिर अर्क दूध हो, इसका क्या करना है, इसका भी हमें पेस्ट बना लेना है। यानी कि सेंधर लवण के अंदर चाहे तो हम अर्क दूध मिला लें, चाहे तो हम नींबू का सौरस मिला लें। फिर ये जो पेस्ट बना, इस पेस्ट को तांबे के पत्तों के ऊपर लेप करके फिर सुखा करके फिर इसको रक्त तप्त करना होता है। अब इसको हम किस में करेंगे, निर्गुंडी सौरस के अंदर बुझा लेंगे। तो इस तरीके से निर्गुंडी सौरस के अंदर बुझाने से क्या हो जाएगा, 7 बार ताम्र धातु शुद्ध हो जाएगी। तो ताम्र धातु का शोधन द्रव्य क्या हो गया, इसमें निर्गुंडी सौरस। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। लौह धातु के अंदर क्या करना है, लौह धातु को भी रक्त तप्त करके और त्रिफलाक्वाथ के अंदर 7 बार बुझाने से क्या हो जाएगा, लौह धातु शुद्ध हो जाएगी। इसी तरीके से आगे की है जैसे कि नाग धातु। नाग धातु में क्या है, इसको भी क्या करना है, पिंगलवी यानी कि रक्त तप्त करना है या फिर पिंगला लेते हैं। अब जैसे कि हमने
पहले बताया था कि ये पूती लोह में आती है जो धातु है, मतलब थोड़े से ही टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी, ये पिघल जाती है। तो इसलिए क्या है, ये पिघली हुई स्टेज में ही हमें इन्हें बुझाना होता है। तो नाग धातु को जैसे ही हम हीट करते हैं थोड़े से उस पर, तो ये पिघलने लगती है। तो इसी पिघली हुई नाग धातु को क्या करना है, निर्गुंडी सोरस के अंदर या फिर चूर्णोदक, इनमें से कोई भी एक द्रव्य लिया और रक्त तप्त करके कितना 7 बार बुझाने से नाग धातु का शोधन हो जाता है। तो इसका शोधन द्रव्य क्या हो गया, निर्गुंडी सोरस या फिर चूर्णोदक। इसी तरीके से आगे क्या है, वंग धातु है। वंग धातु के लिए क्या करेंगे कि ये भी क्योंकि शीघ्रता से पिघल जाती है, तो इसमें भी पिघली हुई वंग धातु को इसमें अर्क क्षीर के अंदर, यानी कि अर्क क्षीर के अंदर 7 बार बुझाने से क्या हो जाएगी, वंग धातु शुद्ध हो जाएगी। दूसरा, इसमें हम निर्गुंडी सोरस लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नाग धातु और वंग धातु दोनों का ही शोधन किससे हो रहा है, मतलब इसमें एक द्रव्य कॉमन है, कौन सा, निर्गुंडी सोरस। तो निर्गुंडी सोरस के अंदर 7 बार बुझा दिया, लेकिन जो वंग धातु है, जब हम इसमें निर्गुंडी सोरस लेंगे तो इसके अंदर हम हरिद्रा चूर्ण भी मिला लेंगे। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। तो इस तरीके से क्या है, हरिद्रा चूर्ण और निर्गुंडी सोरस में कितना 3 बार है या 7 बार भी बुझा देने से क्या हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। या फिर वंग धातु का दूसरा द्रव्य अर्क क्षीर होता है, इसमें भी क्या करेंगे हम, 7 बार बुझाने से वंग धातु शुद्ध हो जाएगी। इसी तरीके अब इसके बाद में यशत धातु। यशत धातु में कुछ आचार्यों ने कहा है कि इसका शोधन भी वंग के समान ही बताया गया है। तो इसमें भी क्या होगा, ये भी पिघली हुई स्टेज में इसको क्या लेना है, अर्क क्षीर हो, चाहे निर्गुंडी सोरस हो, चाहे तो चूर्णोदक हो, यानी कि जो नाग और वंग है इसके ही धातु है। तो एक तरीके से नाग धातु, वंग धातु और यशत धातु, इन तीनों के जो शोधन द्रव्य हैं वो लगभग कॉमन है। कौन सा, एक तो इसमें चूर्णोदक कॉमन है और दूसरा इसमें निर्गुंडी सोरस कॉमन बताया गया है। इसमें पिघली हुई धातु को क्या करना है, रक्त तप्त करके 3 या 7 बार बुझाने से क्या हो जाएगा, ये तीनों धातुएं शुद्ध हो जाती है। थोड़ा सा डिफरेंस अगर देखा जाए तो नाग धातु के अंदर हम चूर्णोदक एक एक्स्ट्रा ले सकते हैं, वंग धातु के अंदर हम अर्क क्षीर ले सकते हैं, और इसमें जो निर्गुंडी था उसमें हमने हरिद्रा चूर्ण मिला दिया। सेम यही जो है हम यशत धातु के अंदर इनमें से कोई द्रव्य लेकर के 7 बार बुझा दिया। तो इस तरीके से ये जो धातु है इनका शोधन बताया गया है। अब देखिए, स्वर्ण धातु का शोधन द्रव्य क्या था, पंचमृत्तिका, लेकिन इसमें निर्वाप प्रक्रिया नहीं करनी थी, इसमें हमें पुट देना था। दूसरा क्या था, इसमें रजत धातु का क्या था शोधन द्रव्य, अगस्त्य पत्र सोरस था। ताम्र धातु का क्या था, इसमें भी निर्गुंडी सोरस के अंदर 7 बार बुझाना था, लेकिन इसमें क्या करना था, रक्त तप्त करके उसको क्या, पहले उसको लेप करना होता था सिंधु लवण और नींबू का। लोह धातु में क्या था, ये त्रिफलापात के अंदर 7 बार बुझानी होती थी। और अभी नाग और वंग के बारे में बता दिया, यानी कि कॉमन द्रव्य इसमें क्या है, निर्गुंडी सोरस है। नाग धातु में भी निर्गुंडी सोरस से, वंग धातु में भी निर्गुंडी सोरस प्लस हरिद्रा चूर्ण, और यशत का वंग के समान या फिर निर्गुंडी सोरस में। इसके अलावा नाग के अंदर हम एक अन्य द्रव्य ले सकते हैं, कौन सा, चूर्णोदक, वंग के अंदर अर्क क्षीर, और यशत में फिर ये तीनों ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो धातु है उसका शोधन बताया गया है। अब है इसके बाद में इसका मारन, यानी कि हम इसकी भस्म कैसे बनाएंगे। स्वर्ण धातु की भस्म बनाने के लिए हम वही कंटक वेदी पत्र लेंगे, उसके ऊपर अब हमें क्या करना है, पारद भस्म, यानी कि पारद भस्म ले सकते हैं या फिर रस सिंदूर ले सकते हैं। पारद की भस्म कैसे बनेगी, पारद की भस्म ही तो रस सिंदूर है, क्योंकि पारद को गंधक में करके कॉपी पक्ष से जो बनाएंगे तो वही रस सिंदूर है। तो इसी तरीके से क्या लेना है, रस सिंदूर लेकर के हम इसके अंदर क्या बनाएंगे, मातुलंग सोरस, यानी कि जो एक प्रकार का नींबू है उसका सोरस मिला करके इसका भी हमें क्या करना है, लेप में बना लेना है। और इस लेप को क्या करना है, कंटक वेदी पत्र के ऊपर लेप करना है, फिर उसको सुखा करके सराव संपुट करके और 10 पुट देने से क्या हो जाएगी, भस्म। तो इन दोनों देखिए, इसमें शोधन में भी हम पुट दे रहे हैं और मारन में भी पुट दे रहे हैं, क्योंकि मारन पे तो पुट दिया ही जाएगा। स्वर्ण के लिए जो शोधन करेंगे इसमें हम पंचमृत्तिका और इसको पेस्ट बनाने के लिए इसमें नवजम्बीरी नींबू मिलाएंगे, और जबकि जो मारन करेंगे तो इसमें इसको पेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मातुलंग सोरस, किसमें, रस सिंदूर के अंदर मिला करके। मतलब उसमें हम शोधन में पंचमृत्तिका ले रहे हैं और मारन में हम रस सिंदूर ले रहे हैं। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा।
तो इस तरीके से इसकी जो भस्म होती है स्वर्ण की, लाल वर्ण की भस्म हमें मिलती है। इसके बाद है इसमें रजत धातु का। रजत धातु का कैसे होगा? अब इसमें क्या लेना है हमें? स्वर्ण माक्षिक। इसको इस तरीके से याद कर सकते। इससे पहले हमने स्वर्ण धातु पढ़ा, तो स्वर्ण धातु से ही क्या है, क्योंकि स्वर्ण धातु किससे निकाल सकते हैं हम? स्वर्ण माक्षिक से निकाल सकते हैं। पहले पढ़ा था स्वर्ण माक्षिक तो महारस में। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम? यहाँ पे मानन में स्वर्ण माक्षिक लेंगे। अब इस स्वर्ण माक्षिक के अंदर हमें फिर से क्या करना है? पेस्ट। देखिए, पेस्ट बनाने के लिए हमें कोई लिक्विड चाहिए होता है, तो उस लिक्विड में ज्यादातर हम क्या है, अम्ल द्रव्य ही लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया? फिर से बिजोरा नींबू ले लिया। फिर स्वर्ण माक्षिक, बिजोरा नींबू, इनकी पेस्टी बना ली, रजत पत्र के ऊपर लेप कर दिया, और कितना? 30 फुट। 30 फुट देने से क्या हो जाएगी? रजत की भस्म हमें तैयार हो जाएगी। कैसी? कृष्ण वर्ण की भस्म इसकी मिलती है। ठीक, तो इस तरीके से रजत धातु का मानन हो गया। अब इसके बाद है ताम्र धातु का मानन। ताम्र धातु के मानन के लिए हम क्या करेंगे? इसमें पारद और गंधक की क्या बनाएंगे हम? कजली तैयार करेंगे। तो पारद और गंधक की कजली बना करके फिर से क्या करना है? पेस्ट बनाना होगा हमें। तो हमने इसमें नींबू रस ले लिया, इसको तांबे के पत्र के ऊपर लेप किया, फिर 10 फुट की अग्नि में पाक किया। अब जो प्राप्त भस्म हमें मिली, इसमें हमें फिर से हम नींबू का सोरस की भावना देंगे, फिर से मर्दन करेंगे। फिर मर्दन करके क्या करेंगे हम? इसको ये जो हमें मिली जो भस्म है, इसको सूरन कंद होता है ना, उसके बीच में इसको हम मतलब रख देंगे। और फिर रख करके क्या करेंगे? चारों तरफ से इसको 1 अंगुल मतलब जो है मोटा मिट्टी का लेप हम चारों तरफ से कर देते हैं। तो इस तरीके से फिर ये गोला टाइप बन जाता है। फिर इस गोले को हम क्या करेंगे? 10 फुट की अग्नि में पाक करेंगे। फिर इससे जो भस्म मिलेगी वो कैसी होगी? ताम्र भस्म की भस्म। समझे? तो यानी कि ताम्र भस्म बनाने के लिए हमें क्या करना है? ताम्र भस्म बनाने के पहले तो हमें द्रव्य क्या लेना है? कजली लेनी है ना। देखिए, स्वर्ण में हमने क्या लिया था? सिंदूर लिया था। रजत के हमने भस्म बनाने के लिए हमने क्या लिया था? इसमें स्वर्ण माक्षिक लिया था। और तांबे की भस्म बनाने के लिए हम क्या लेंगे? कजली, बेस, नींबू सोरस, पेस्ट बनाया, लेप कर दिया, फुट की अग्नि दे दी। जो भस्म मिलाएगी फिर से उसको नींबू सोरस में मर्दन किया, और फिर से इसको क्या करना है? सूरनकंद के मध्य में मतलब भावना देकर, सूरनकंद के मध्य में देकर गोला बना करके फिर से हम इसको 10 फुट में पाक करना होता है। तो इस तरीके से ताम्र की जो भस्म होती है वो हमें मिल जाती है। अब इसके बाद में लोह की भस्म कैसे बनाएंगे? लोह धातु की भस्म बनाने के लिए इसमें हम लोह चूर्ण लेंगे। फिर इसके अंदर हमें क्या करना है? गौमूत्र मिला करके इसमें हम मर्दन करते हैं। मर्दन करके फिर वही टिकिया बना करके सराव संपुट करके गजपुट दे देंगे। इसके बाद जो प्राप्त भस्म होगी, अब उसमें हम और भी अन्य द्रव्यों की भावना देंगे, जैसे कि गौमूत्र की फिर से भावना दी जाएगी। इसके अलावा त्रिफला क्वाथ हो गया, त्रिफला क्वाथ से ही इसका शोधन भी हो रहा था, है ना। तो गौमूत्र हो गया, त्रिफला क्वाथ हो गया, पुनर्नवा सोरस हो गया और घृत कुमारी सोरस। ये 4 द्रव्य याद रखिएगा। कौन कौन से हो गए? गौमूत्र, त्रिफला क्वाथ, पुनर्नवा और घृत कुमारी सोरस। इससे क्या करना है? इन्हीं सभी द्रव्यों से क्रमशः 3-3 बार भावना दी जाएगी और इस तरीके से भावना देकर के फिर वो टिकिया सराव संपुट करके कितना 12 गजपुट देंगे। फिर ये जो भस्म हमें यानी कि जो भस्म मिलेगी, या ये कह सकते हैं कि लोहे का जो चूर्ण मिलेगा, अब इस चूर्ण में हम 1/12 पार्ट क्या मिलाएंगे? हिंगुल मिलाएंगे। यानी कि जितना मिलाया उसका 12वां भाग हमें हिंगुल मिलाना होता है। और क्या करेंगे? हिंगुल मिला करके इसमें क्या है? अर्क छीर की भावना देंगे। फिर वही टिकिया बनाई और इस तरीके से सराव संपुट करके कितना 12 अर्ध गजपुट देने से क्या हो जाएगी? लोहे की भस्म में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर से एक बार रिकैप करते हैं। देखिए, लोह चूर्ण था, लोह चूर्ण में हमने गौमूत्र मिलाया, मर्दन किया, गजपुट की अग्नि में पाक किया। जो लोह चूर्ण मिला इसके अंदर फिर से हमने गौमूत्र, त्रिफला क्वाथ, घृत कुमारी और पुनर्नवा सोरस, इन सब द्रव्यों से क्या करना है? 3-3 बार भावना देनी है, पुट देना है। फिर इससे जो मिला उसमें 1/12वां भाग हिंगुल मिलाना है। फिर से इसको क्या करना है? अर्क छीट की भावना दे करके पुट देना है, कितना? 15। तो इस तरीके से हमें लोह धातु की भस्म मिल जाती है। इसके अतिरिक्त एक विधि और है इसकी, जिसको कि त्रिविध लोह पाक कहते हैं। ये रसेन सार संग्रह की विधि है।
इसके अंदर क्या करना है, त्रिविध लोह पाक जो है हम त्रिफला से करते हैं। ये हम पहले बता चुके हैं कि त्रिविध लोह पाक में लोह धातु का जो है उसमें ये पूरा डिटेल में बताया गया है, जिसमें कि 3 तरीके से हम इसको पाक करते हैं। कौन कौन से पाक बताए गए थे, एक तो इसमें भानु पाक था, स्थाली पाक था, और फिर उसके बाद में उसको कुट पाक करके हमने लोह धातु की जो भस्म है वो प्राप्त की थी। अब इसके बाद है नाग धातु। नाग धातु के लिए क्या करेंगे, इसमें भी क्या करना है, पिघली हुई धातु। पिघली हुई धातु के लिए क्या करना है हमें, अब ये जो तीनों धातु है ना, इसमें आवाप प्रक्रिया से हम बनाएंगे। मतलब आवाप मतलब क्या होता है, किसी भी द्रव्य का चूर्ण उस धातु के ऊपर या पिघली धातु के ऊपर जो छिड़कना होता है, इस प्रक्रिया को आवाप कहते हैं। तो इसमें क्या करना है कि पिघली हुई धातु के ऊपर क्या मने शिला का आवाप करना होता है। अब देखिए, स्वर्ण धातु में हमने मारन के लिए कौन सा द्रव्य लिया था, रस-सिंदूर लिया था। रजत धातु के लिए हमने क्या लिया था, स्वर्ण माक्षिक लिया था। ताम्र धातु के लिए हमने क्या लिया था, पहाड़ और गंधक की कजली ली थी। और लोह धातु में हमने त्रिविध लोह पाक से, या फिर हमने किससे किया था, इसमें गौमूत्र से या क्वाथ वगैरह से हमने किया था। अब इसके अंदर हम क्या लेंगे, नाग धातु के अंदर हम क्या लेंगे, मनशिला। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे नाग है तो नाग में क्या है, मनशिला, नागमणि की तरह मन है ना, मन यानी कि मणि। तो इस तरीके से आप मनन धातु का कर सकते हो याद। तो पिघली हुई धातु के ऊपर क्या करना है, मनशिला के चूर्ण का आवाप करना होता है। फिर जब ये आवाप करते करते जब ये ठंडी हो जाए, मतलब उसको डालते जाएंगे और उसको मिलाते जाएंगे, जब ये पूरी तरह से मिल जाए और ठंडी हो जाए। अब इसके अंदर क्या करना है, संभाग मात्रा में गंधक मिलाना है। जो द्रव्य है संभाग मात्रा में गंधक मिला करके इसमें नींबू सोरस की भावना देनी होती है। फिर इस तरीके से कितना 3 कुट देने से जो नाग भस्म होती है वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसका मारन द्रव्य क्या हो गया, मनशिला का चूर्ण और गंधक बाद में। अब इसके बाद वंग धातु। जो वंग धातु है इसके मारन के लिए हम 2 तरीके से करते हैं। पहले तो इसका जारण किया जाता है, फिर उसका हम मारन करते हैं। तो जारण के लिए क्या करते हैं, हालांकि यही प्रक्रिया नाग धातु में भी हो रही है। जो ये हम पिघली हुई धातु के ऊपर जो मनशिला का चूर्ण आवाप करके वो कर रहे हैं, ये एक तरीके से छोटा सा मतलब जारण की ही प्रक्रिया है। अब हम करते हैं आगे वंग धातु। वंग के लिए क्या करेंगे, जारण करेंगे पहले। इसमें क्या करना है, वही पिघली हुई धातु के ऊपर इसमें हमें अपामार्ग पंचाग चूर्ण लेना है। नाग में क्या था, नागमणि यानी कि मनशिला। वंग में क्या है, अपामार्ग लेना है, या फिर पीपल त्वक चूर्ण, जो पीपल है उसके त्वक का चूर्ण हमें लेना होता है। तो पीपल यानी कि पिपली के बारे में इसमें बताया गया है। तो अपामार्ग क्षार चूर्ण ले लेंगे या फिर पीपल त्वक चूर्ण। इसका क्या करना है, आवाप करना है, फिर चलाते रहना है लगातार इसको। फिर जब चलाते चलाते हमें क्या करना है, इसको बीच बीच में छान लेना है। क्यों, क्योंकि इससे जो मोटे टुकड़े जो वंग के हैं वो छान करके हम इसको अलग कर लेते हैं। फिर इसको अलग करके जो शेष जो चूर्ण है उसको फिर से हम क्या करेंगे, किसी भी कढ़ाई बड़ाई में ही बनाते हैं, पात्र में जो भी है उसमें रह करके इसको अब हम सराव से ऊपर से ढक देंगे। ढक करके क्या करेंगे, तीरवग्नि हम दे देंगे। फिर तीरवग्नि दे करके इसको जो है स्वांगसित होने देंगे। स्वांगसित होने पर जो फिर से इसको हम छान लेंगे, तो जो कपड़ छन भस्म हमें प्राप्त होगी, इसको फिर से क्या करेंगे, कुमारी सोरस की भावना देंगे। फिर क्योंकि पुट देने से भावना तो देनी ही है पहले, तो फिर भावना दे करके इसको 3 से 4 पुट देंगे तो स्वत वर्ण की भस्म प्राप्त हो जाएगी। तो ये है इसकी जारण प्रक्रिया, समझ गए। वंग धातु लेनी है, इसको पिघलाना है, इसमें अपामार्ग क्षार चूर्ण या फिर पिपल त्वक चूर्ण का आवाप करना है, मतलब छिड़कना है और चलाते जाना है। फिर इसके बाद इसको छान लेना है, बीच में जो मोटे जो अंश है उसको निकाल लेते हैं, उसको फिर से दोबारा हम जारण करेंगे। छान करके फिर जो छना हुआ जो पार्ट है उसको सराव से ऊपर से ढक करके तीरवग्नि में पाक करेंगे। फिर इसको स्वांगसित होने देंगे। फिर स्वांगसित होने पर जो हमें मिलेगी भस्म, उसको कुमारी सोरस की भावना देंगे। फिर इस कुमारी सोरस की भावना दे करके क्या करेंगे, 3 से 4 फुट हम देंगे। तो इस तरीके से वंग धातु की कैसी श्वेत वर्ण की भाषा प्राप्त होती है। अब मारन में क्या करेंगे, अगर सीधे डायरेक्ट अगर मारन करना है
तो ये तो जारन और मारन दोनों की होगी, क्योंकि हम पहले जारन भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसमें पुट दे करके मारन करना है। अब अगर खाली हमें मारन करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हमें पलाश मूल त्वक का क्वाथ और हड़ताल वंग धातु देखिए। नाग धातु में हमने क्या लिया था, मनेशिला लिया था। वंग धातु में क्या ले रहे हैं हम, हड़ताल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नागमणि है तो मनेशिला, फिर अगली धातु वंग, वंग में क्या लेंगे, हड़ताल। तो पलाश मूल त्वक का क्वाथ और हड़ताल, क्यों, क्योंकि इसका पेस्ट बनाना है हमें, है ना, मतलब आपस में इसको मर्दन कर लिया, फिर पेस्ट बन गया, फिर पेस्ट बना करके इसको वंग पत्र के ऊपर लेप करना होता है। फिर इसको क्या, फिर से वही सदाव संपुट करके 3 से 4 पुट देने से क्या हो जाएगी, वंग की भस्म हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वंग धातु का मारन यानी कि भस्म बनाने की विधि बताई गई है। अब इसके बाद में यशद धातु, जैसा कि आगे पहले वंग धातु का मारन है, ठीक इसी तरीके से यशद धातु का भी मारन बताया गया है। तो फिर से अगर देखें एक बार, तो स्वर्ण धातु का मारन किससे कर रहे हैं हम, सिंदूर से कर रहे हैं। रजत धातु का स्वर्ण माक्षी से कर रहे हैं। ताम्र धातु का कजली की उससे कर रहे हैं। लोह धातु का गोमूत्र, त्रिफला क्वाथ और गजपुट, इन सब से कर रहे हैं, या त्रिविध लोपाक से। नाग धातु का के लिए क्या है, मनेशिला चूर्ण से कर रहे हैं। वंग धातु का अपामार्ग क्षार चूर्ण या पीपल त्वक के चूर्ण से, फिर बाद में कुमारी सोरस की भावना। यशद धातु का क्या हो जाएगा, वंग धातु के समान, या फिर वंग धातु का पलाश मूल त्वक या हड़ताल से भी हम करते हैं। तो ये इस तरीके से जो है, ये धातु का शोधन और मारन का जो संक्षिप्त है वो मतलब मैंने यहाँ पर बताया है। तो धातुओं के बारे में इतना ही। धातु के जो टॉपिक है उसके बारे में डिटेल में भी वीडियो पहले दी गई है, आप उनको मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।